Hello and welcome to my YouTube channel Nankinomics. I am Nanki Baveja and welcoming you all to the Economy Weekly session जहाँ पे हम पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी उसको कवर करते हैं बोथ फ्रॉम द मेन्स perspective as well as the prelims perspective. To all the new students who are watching this session for the first time, students with respect to economy I understand बहुत डिफिकल्टी आती है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद उसके करंट अफेयर्स और भी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग लगते हैं एंड दैट इज वाई द सोल्यूशन लाइज हेयर. एवरी वीक वी मीट एंड डिस्कस द करंट अफेयर्स. द सेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हम उन टॉपिक्स को उठाते हैं जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड द अदर पार्ट ऑफ द क्लास इज़ डेडिकेटेड टू दोज टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. इसलिए मैं सेक्शन को प्यार से बोलती हूँ सीधी बात, नो बकवास सेक्शन, बिकॉज इसमें एकदम हम क्रिस्प वही पॉइंट्स पे टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं जितना कि हमारे लिए सफिशिएंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक MCQ दैट अपीयर्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम. मेंस के लिए कोई भी टॉपिक कवर करो, हम उसको हॉलिस्टिक तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल डायमेंशन से, अलॉन्ग विद सब्सटैंशिएटिंग इट विद द डेटा फ्रॉम द लेजिटिमेट सोर्सेज, मोस्ट प्रोमिनेंटली एंड प्रॉब्ली दी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. तो आज के अगर हम टॉपिक्स देखें तो 5 टॉपिक्स पे हम जो है फोकस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन एरिया एंड द रूरल एरिया एंड द एजुकेशन लेवल. भाई फीमेल्स का जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी रूरल एरिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया. तो उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स. इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, ऐसे बात करेंगे. फिर बात करेंगे इंडिया एंड यूके के FTA मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो रिसेंटली साइन हुआ है. देखो नेगोशिएशंस तो बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे, इट वॉज अ डेवलपिंग न्यूज़. नाउ फाइनली इट कम्स इन टू इफेक्ट बाय साइनिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, this agreement by the prominent personalities of both the respective countries. Next is the bills of lading से related एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्ट के दौरान काम आता है, उससे रिलेटेड एक बिल पास किया गया है दोनों हमारी जो पार्लियामेंट राज्यसभा एंड द लोकसभा. बस ऑल वी आर वेटिंग फॉर इज द assent of the president to convert this particular bill into an act. पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी तो पढ़ी है कि किसी भी एक्ट को मतलब बिल को कन्वर्ट करने, एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फाइनल असेंट इज टू बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट. तो बिल्स ऑफ लेडिंग का जो बिल है, ठीक है, पहले तो बिल्स ऑफ लेडिंग और उससे रिलेटेड एक बिल आया पार्लियामेंट में जो दोनों पार्लियामेंट्स में पास हो गया, दोनों हाउसेज में पास हो गया. देन द टर्म कॉल्ड पावर कपलिंग एंड एक कोडेक्स कमीशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे. अब बात आती है वर्कशीट की, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट इकोनॉमी वीकली से एक नए तरीके से इकोनॉमी वीकली की एक्टिव रिकॉलिंग के लिए वर्कशीट्स के थ्रू जो है रिवीजन स्टार्ट किया था. तो वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी. ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको अगर यहाँ पे इन केस आप नहीं डाउनलोड कर पाते हो, देन मेरा जो टेलीग्राम चैनल है विच इज़ इकोनॉमिक्स विद नानकी, वहाँ पे भी आपको वर्कशीट मिल जाएगी. उसको डाउनलोड करना, क्लास के साथ खोल के देखनी है, देन ऑल्सो इट वर्क्स फॉर मी. अगर आप क्लास के बाद खोलते हो देन आई थिंक इट इज़ मोर फ्रूटफुल बिकॉज इट विल हेल्प यू इन एक्टिव रिकॉलिंग कि हमने जो क्लास में पढ़ा था वेदर यू एबल टू रीप्रोड्यूस और नॉट. तो हाथों हाथ साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम विच टॉक्स अबाउट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो पहले एक ग्राफ देखते हैं. तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? सबसे पहले तो LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब सिंपल सी बात, अच्छा नहीं, उससे पहले हम सिलेबस मैपिंग, क्योंकि नए बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेबस के कौन से पार्ट से रिलेट करना है. तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कोई सा भी स्टैंडर्ड सोर्स अगर आप रेफर कर रहे हो, चाहे नितिन सिंघानिया हो या रमेश सिंह हो, वहाँ पे एक चैप्टर डेडिकेटेड होता है टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इन इंडिया. तो उसी का एक पार्ट है विच इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है इस टर्म को, ठीक है ना, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है तो उसके बाद न्यूज़ तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली. तो लेबर फोर्स टर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल लेबर फोर्स, जस्ट दिस टर्म लेबर फोर्स. तो स्टूडेंट्स
देयर आर मैनी पीपल हु हैव जॉब, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, ठीक है ना, प्लस देर आर सर्टेन पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास आ जाती है लेबर फोर्स, कि कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास जॉब है एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो इच्छुक है जॉब करने के और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स में हम कौन से लोगों को इंक्लूड करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, जितना क्लियर रखोगे कॉन्सेप्ट्स को, न्यूज़ उतनी इजीली समझ आएगी। तो आज जो हमारी न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द लेबर फोर्स एंड दैट टू स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स। तो एक स्टडी रिलीज, एक तो अच्छा, ये जो लेबर फोर्स रिलेटेड डेटा होता है, भले वो रूरल एरिया का हो या अर्बन एरिया का हो, या फिर जेंडर बेसिस पे हो, लाइक मेल एंड फीमेल, तो ये डेटा जो पब्लिश होता है एनुअली अंडर अ रिपोर्ट कॉल्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो लेबर फोर्स के ऊपर सर्वे होता है गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री द्वारा, दैट इज मॉस्पी, एंड उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा निकल के आते हैं। और उस डेटा में से एक कंक्लूजन निकला, जब हमने डेटा को रीड किया, न्यूज़पेपर मिंट में कवर किया गया था, कि अगर आप देखोगे कि जो लेबर फोर्स लिटरेसी रेट है अमंग्स द फीमेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो फीमेल्स में लिटरेसी रेट ओवर द टाइम इंक्रीज हुआ है। देखो 1993 में रूरल एरिया में जो लिटरेसी रेट था वो समवेयर अराउंड 36%, दैट गॉट इंक्रीज टू 70%, मतलब 70% ऑफ फीमेल्स इन द रूरल एरिया आर लिटरेट। अर्बन एरिया में देखते हैं, सो इट वॉज 68% इन द अर्बन एरिया एंड नाउ इट हैज़ रीच टू द लेवल ऑफ 84%, विच इज़ वेरी गुड, कि भाई हमारी फीमेल्स भले ही वो रूरल एरिया में रह रही हो या अर्बन एरिया में रह रही हो, दे आर गेटिंग एक्सेस टू एजुकेशन। चलो, नाउ द सैड पार्ट ऑफ दिस इज कि डिस्पाइट बीइंग लिटरेट दे आर नॉट मच एक्टिव इन द जॉब मार्केट। मतलब बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है वो जॉब्स नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर हम इस पर्टिकुलर नुआंस को कंपेयर करें रूरल एरिया वर्सेस अर्बन एरिया में, तो हमें दिखेगा कि रूरल एरिया में फीमेल्स as compared to urban area, they are more engaged in some or the other economic activity. So here the labor force participation rate is 47%, जबकि urban area में देखो it is 28%। जबकि हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट या एक टेंडेंसी है हमारे दिमाग में साइकी कि नहीं भाई अर्बन एरिया में इट इज़ मोर ओपननेस एंड ज़्यादा मॉडर्न इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा जॉब करती होंगी एज़ कम्पेयर टू अर्बन रूरल एरिया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। कि भाई लिटरेसी रेट एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया रूरल एरिया में कम है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे तो फीमेल्स वहाँ पे ज़्यादा जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। तो क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि increase in the education level or the literacy rate is not a conclusive evidence कि भाई जो female participation rate है वो भी increase होगा? Obviously not, because अगर ऐसा होता कि हम conclude कर सकते हैं कि with the increase in the literacy rate female participation rate will also increase, ठीक है ना, तो ये डेटा कुछ और दिखा रहा होता, बट ग्राफ्स जो है वो कुछ और शो करते हैं। ऑल्सो अगर हम इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया क्या बनना चाहता है? इंडिया बनना चाहता है विकसित भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड देन बाय 2047 वी वांट टू बी अ डेवलप कंट्री। और जो डेवलप कंट्री का टैग है या डेवलप कंट्री का स्टेटस है वो अचीव करना तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन बोथ फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल लेबर फोर्स नहीं आएगा, बिकॉज अकेले मेल्स कैन नॉट ड्राइव सो मच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वी नीड support or participation from the female labor force also और female workforce also। तो इसको हम सिर्फ एक लिमिटेड एंगल से ना देखें कि अच्छा कम है, ठीक है हमने याद कर लिया, नहीं भाई इसके लार्जर रेप्रिकॉशंस इम्प्लीकेशंस भी तो देखने। सो दैट इज हाउ वी कनेक्ट द डॉट्स ऑन द मैक्रो लेवल, राइट। चलो, तो हमने थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे देखी। अब जब सिलेबस मैपिंग वर्कशीट में देखोगे तो वहाँ पे सिलेबस मैपिंग में लिख लेना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में हमने इसको रिलेट करना है। नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरिया? क्या रीज़न है? तो मान लो क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर
तो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने टाइम एंड अगेन रिपीट किया है, अगर आप GS3 का आंसर लिख रहे हो तो उसमें इकोनॉमी के आंसर में जब तक डेटा पॉइंट्स नहीं डालोगे तब तक आपके जो है नंबर अच्छे नहीं मिलने वाले। एवरेज सा स्कोर करोगे विच माइट नॉट हेल्प यू टू सिट फॉर इंटरव्यू दैट पर्टिकुलर ईयर जिसमें आप मेंस लिख रहे हो। चलिए, तो अच्छा, क्या हर एक पॉइंट पे हमको जो है डेटा लिखना है? वो भी नहीं, वो पॉसिबल है। अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो, 6 पॉइंट लिख रहे हो, उसमें से 2 में भी अगर आपने डेटा ऐड कर दिया या 3 में भी कर दिया, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। नाउ द वेरी फर्स्ट रीजन कि ऐसा क्यों है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है अर्बन एरिया में विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स इज the structural constraints in the labor market. Now what is this structural constraint? Structural constraint मतलब formal and informal jobs. तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल जॉब्स जो है फीमेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, प्लस जो वर्क आवर्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अर्बन एरिया में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। भाई रूरल एरिया में फीमेल्स के पास ले दे के क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो भाई खेतों में जाके काम कर ले, और खेतों में आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कभी भी काम कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द अर्बन एरिया बिकॉज अर्बन एरिया में खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते। तो आप किसी कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसके साथ आपको एंगेज होना पड़ेगा, एंड वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट आवर्स होते हैं वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इसमें डेटा कोड करना चाहते हो तो एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2019 वहाँ पे एक डेटा आया था कि अर्बन एरिया में देर आर ओनली 19% ऑफ फीमेल्स हु आर वर्किंग और आर लुकिंग फॉर जॉब। तो कितना कम नंबर है, तो मतलब बाकी 80% कौन हो गए? फीमेल्स हो गए। तो ये कब का डेटा है? PLFS 2019 का डेटा है। देन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, अब भाई अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, एंड इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द अर्बन एरियाज कि बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट है, एंड स्पेशली जहाँ पे उन हाउस होल्ड्स में जहाँ पे इनकम लेवल जो है वो अच्छा है, जो हम कहेंगे अपर मिडिल क्लास हो गई या मिडिल क्लास हो गई। सो वहाँ पे बेसिकली माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई इफ़ द मेल ऑफ द फैमिली इज अर्निंग वेल, देन फीमेल्स घर पे बैठे हैं, बच्चों को संभालें, क्या ज़रूरत है बाहर जाके काम करने की, बच्चा का ध्यान रखिए, उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, क्योंकि वन और टू और द अदर फैमिली मेम्बर्स आर अर्निंग वेल, तो फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू सिट बैक एट होम and look after the family. So social and cultural norms also play a very active role in deciding the labor force participation of females in the urban area. Then safety and infrastructure gaps. Public transport is a big time issue. ठीक है, देन सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि न्यूज़ आती है कि जो BPOs होते हैं, ठीक है, जैसे जेनपैक्ट हो गया, एंड देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो, वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो लेट नाइट तक भी होते हैं, एंड देन फीमेल्स आर बीइंग ड्रॉप्ड बाय द कंपनी कैब्स एंड ऑफन बीइंग असॉल्टेड ऑन द वे। तो क्या है वो? सेफ्टी कंसर्न्स है। एंड क्यों है? क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। आप जब ये सब सोच रहे होते हैं ना, तो इसमें सिर्फ दिल्ली का एग्जाम्पल को दिमाग में मत रखा करो, ठीक है ना, क्योंकि सारी फीमेल्स दिल्ली में तो रह नहीं रही है। We have to talk at the macro level, which will comprise of the different states in our country. So if you go to the other states, leaving Delhi aside, तो वहाँ पे चलो दिल्ली में मेट्रो है, व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स, व्हाट अबाउट द अदर कैपिटल्स ऑफ दीज स्टेट्स? तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज़्यादा है, एंड इसी के लिए एक रिपोर्ट आई थी, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच डिड द सर्वे, कि अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे एक फीमेल विमेन कोच होता है जिसमें सिर्फ फीमेल्स अलाउड होती है। तो जब से गवर्नमेंट ने वो इंट्रोड्यूस किया द ऑल विमेन कोच, ओनली वन कोच इज डेडिकेटेड, ठीक है ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि फीमेल का पार्टिसिपेशन इन दिल्ली, मतलब द दिल्ली NCR रीजन, इन जॉब्स और द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? जेंडर्ड अनपेड वर्क बर्डन। तो NSSO का एक NSSO हमारी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसका एक सर्वे आया था कि फीमेल को हर रोज़ ऑन एन एवरेज 5 घंटे अनपेड हाउस वर्क जो होता है, जो हमारी मदर्स कर रही है, विच इज़ समवेयर थैंकलेस जॉब जिसको हम बोलते हैं। सो फीमेल्स आर डेडिकेटिंग ऑन एन एवरीडे बेसिस 5 hours और टू दिस अनपेड वर्क, वेयर एज मेल्स आर जस्ट डेडिकेटिंग 1.5 hours a day to the household chores or taking care of the family, ठीक है। तो 5 घंटे अगर फीमेल वहाँ काम कर रही है, then how can we expect them to be very active in a 12 or a 9 hour job? So ये एक बहुत बड़ा challenge है which every female is facing with respect to
the patriarchal society to which we belong. Next is the child care deficit in cities. So क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे तो भाई दो ही लोग हैं भाई, देयर इज मेल एंड मतलब मम्मी पापा, तो बच्चे की देख रेख कौन करेगा? क्योंकि भाई अगर फादर बाहर जाके कमाएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा? तो बचा कौन पीछे? इट इज़ द मदर और द फीमेल हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड. तो भाई अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें रूरल एरिया से, रूरल एरियाज में अभी भी जॉइंट फैमिलीज का सेटअप है. तो इवन इफ द फीमेल्स आर गोइंग आउट ऑन द फील्ड्स टू वर्क, then there is someone or the other in the household to take care of the child. So that is a very big challenge with respect to the urban nuclear families in the urban area. So these are the reasons. There could be other reasons also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही reasons हैं, और भी reasons हैं. अगर आपको आते हैं इसको डेटा के साथ, आपको कहीं पे पढ़ रहे हो मिल जाते हैं, तो आप कहाँ पे डालोगे? वर्कशीट में डालोगे. ठीक है, चलो. Now what are the reasons behind higher FLPR, मतलब female labor force participation rate जो higher है in rural areas? What is the reason behind that? First is economic necessity है भाई. अर्बन एरिया में हमने पढ़ा कि जैसे ही थोड़ी सी फैमिली इनकम ठीक होती है, देन द फीमेल्स आर आस्क्ड टू सिट बैक एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली. रूरल एरियाज़ में हाउस होल्ड इनकम बहुत कम है, तो वहाँ पे मोर देन अ चॉइस इट इज़ अ नेसेसिटी कि अगर कमाया नहीं दोनों फैमिली मेम्बर्स ने या और फैमिली मेम्बर्स ने, देन जो घर गृहस्थी है वो नहीं चल पाएगी. सो इट इज़ मोर ऑफ एन इकोनॉमिक नेसेसिटी इन द रूरल एरिया विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. देन फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन हमने बात करी. जैसे अर्बन एरिया में क्या प्रॉब्लम है कि आपको एक फिक्स्ड आवर्स में जॉब करना पड़ेगा बिकॉज यू आर टाइड अप विद सम कंपनी. एग्रीकल्चर सेक्टर भाई रूरल एरिया में व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल? भाई या तो एलाइड सेक्टर है, भाई आपने गायें भैंसे देख ली, गोट्स देख ली, शीप रेयरिंग कर ली, या फिर आपने खेती बाड़ी कर ली. दोनों फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई फीमेल participation rate is more in the rural areas. Then community based child care, as I said, nuclear families वहाँ पे urban area में है, तो rural area में अभी भी joint families का culture है. So there is always someone or the other to take care of the child. तो वो problem भी थोड़ी कहीं ना कहीं resolve हो जाती हैं, providing a room for the females to go out and work. And last is the gender norms around shared labor. Now अगेन जो एक वो पेट्रियार्कल टिपिकल माइंडसेट जो अर्बन एरिया में प्रिवेल करता है, दैट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन दी रूरल एरिया कि फीमेल्स हमारे घर से काम करने बाहर नहीं जाएंगी. दैट इज़ नॉट मच दैट स्ट्रॉन्ग और प्रिवेलेंट इन द अर्बन एरिया, रूरल एरिया. दैट इज़ वाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. चलो, तो हमने दोनों के रीजंस देख लिए. ओके, अब व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? अब अगर हमको इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है कि कैसे हम अर्बन एरिया में फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो क्या लिखोगे इसमें? फर्स्ट, पब्लिक इंफ्रा का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है. एंड नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद सेफ्टी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. क्योंकि 7 बजे के बाद फीमेल्स इन मैनी सिटीज़ डू नॉट फील सेफ एंड द फैमिलीज आर ऑल्सो रिलक्टेंट कि कैसे भेजे जॉब करने बच्चे को. ठीक है, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट मॉडल, मोर वर्क फ्रॉम होम परमिशंस, और वी कैन से फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट मॉडल वेयर अ फीमेल could be provided with a choice कि हफ्ते में 2 बार आप जॉब्स मतलब ऑन द जॉब जाके काम कर लो, एंड रेस्ट ऑफ द डेज यू कैन सिट बैक एंड यू नो टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज डू द जॉब एज वेल. एंड थर्ड इज थोड़ा इसको सोशल एंगल भी दे सकते हैं भाई. दैट इज़ हाउ एंड दैट इज़ व्हाट विल मेक आवर आंसर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल, विच इज़ नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेच कल्चर. अर्बन एरियाज में क्रेच जहाँ पे वो बच्चे जो बच्चों का डे केयर होता है वो अवेलेबल हैं. फर्स्ट, एक तो लिमिटेड अवेलेबल है, एंड दूसरा इज़ अ टैबू अटैच विद इट. क्योंकि जो मदर्स अपने बच्चों को क्रेच में या डे केयर में छोड़ती हैं, दे आर ऑफन टैग्ड एज और लेबल्ड एज कि भाई ये बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती है, शी इज़ रनिंग आफ्टर मनी और मोर करियर ओरिएंटेड रादर देन बीइंग फैमिली ओरिएंटेड. तो हमको ये जो टैबू और ये जो स्टिग्मा अटैच्ड है विद द क्रेच कल्चर, उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है. तो जब आप GS3 के आंसर में एक GS2 का एंगल या सोशल एंगल भी आप उसमें डालोगे, तो इट विल
give you an extra edge over the others. So what we can write is normalization of crèche culture. नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अर्बन एरिया में प्रॉब्लम है, बड़ी फैमिलीज है नहीं है, तो बच्चे की देख रेख कौन करेगा. सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेच कल्चर, ठीक है ना, दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड. अब आप इसमें एक कंक्लूडिंग रिमार्क भी लिख सकते हो, मैंने वहाँ पे जगह भी दी है आपको लिखने की, विच कुड बी, अगर आपको लिखना चाहते हो तो मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ. सो एज वी प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ $5 trillion इकोनॉमी, as we progress towards a $5 trillion economy, ensuring equitable participation of women, both rural and urban, is very much required. ठीक है भाई, अगर हमको वहाँ तक पहुँचना है तो पार्टिसिपेशन ज़रूरी है फीमेल का, बोथ इन द अर्बन एंड द रूरल एरिया. सो इसके साथ हमारा जो ये फर्स्ट हॉलिस्टिक टॉपिक है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था वो कवर होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर द डे, विच टॉक्स अबाउट जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स के बीच में. तो सिलेबस पे अगर हमको मैप करना है तो हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं. सो वी विल मैप इट टू द एक्सटर्नल सेक्टर. नाउ न्यूज़ क्या है बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें ये समझना है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब भी दो कंट्रीज ट्रेड करते हैं, मान ले ये इंडिया चाइना है, ठीक है ना, तो हमने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि कोई भी, मान लीजिए चाइना कोई लैपटॉप बना रहा है और वो जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती है, ड्यूटी लगाती है, टैक्सेस लगाती है, जिसको आपने इम्पोर्ट ड्यूटी, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा. सिमिलरली जब इंडिया कुछ बना के चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा है तो चाइना की गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्सेस लगाएगी. सो दीज टैक्सेस और टैरिफ्स आर कंसिडर्ड एज अ बैरियर टू ट्रेड. हमने कई बार प्रीवियस इकोनॉमी वीकलीज में भी पढ़ा है, इट पोजेज एज अ हर्डल और बैरियर टू ट्रेड. ठीक है जी, ओके, कोई बात नहीं. तो अब इन्हीं बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए, कि जब भी दो कंट्रीज कोई ट्रेड कर रहे हैं आपस में, तो जो ट्रेड है वो विदाउट ऑब्स्टिकल्स हो, फ्री फ्लो हो, कंट्रीज एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें. तो क्या होता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि दो कंट्रीज या उससे ज़्यादा कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में एंटर करते हैं. अग्रीमेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं. वन ऑफ द टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वेयर बोथ द कंट्रीज अग्री कि हम जो टैक्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जब भी सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है और वहाँ से यहाँ आ रहा है, हम उस पर या तो टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे या टैक्सेस लगाएंगे ही नहीं, सो दैट फ्री ट्रेड प्रमोट हो सके विदाउट ऑब्स्टिकल, जिससे दोनों कंट्रीज़ के लिए, भाई दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर व्यापार इंक्रीज होगा तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. दोनों कंट्रीज़ में पैसा आएगा, दोनों कंट्रीज़ में जॉब्स क्रिएट होगी, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज़. एज आई सेड, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट ऑल्सो जो हम यहाँ पे देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, ट्रेड अग्रीमेंट्स को अगर हमको कैटेगराइज करना हो, सो इट स्टार्ट्स विद द अर्ली हार्वेस्ट स्कीम. सो इट इज़ जस्ट लाइक, इसको थोड़ा सा एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि भाई हमने देखा है कि आजकल ये होता है कि जब भी लड़के लड़की की शादी की बात चल रही होती है घर में, और आपको किसी लड़के से मिलवाया जाता है या लड़की से मिलवाया जाता है, शादी से पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपस में मिल के देख लो कि आप दोनों की जो बातें हैं, थॉट प्रोसेस है, वो अलाइन होता है कि नहीं. एंड देन प्रॉब्ली आफ्टर मीटिंग यू कैन डिसाइड whether you want to carry this relationship forward, convert it into marriage, or probably call it off, right? ये मौका दिया जाता है. आजकल के पेरेंट्स भी लिबरल हो गए हैं. तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम भी ऐसी सी ही कोई स्कीम होती है जहाँ पे दो कंट्रीज जो बेसिकली सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम कोई ट्रेड अग्रीमेंट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही एक लो लेवल पे आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करके देखते हैं. ठीक है ना, बेसिकली वो ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि इफ़ इन फ्यूचर वी एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विच इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट, तो क्या ये विन विन सिचुएशन होगा दोनों ए एंड बी कंट्री के लिए कि नहीं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम. इट इज़ बेसिकली टू असेस वेदर इफ़ बोथ द कंट्रीज एंटर इनटू अ ट्रेड अग्रीमेंट इन फ्यूचर, तो क्या ये किसी के लिए ऐसा तो नहीं है कि लॉस या नेगेटिव साबित हो, दोनों के लिए इट शुड प्रूव एज अ विन विन सिचुएशन. सो दैट इज व्हाट इज अ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, उससे ब्रॉडर होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट.
once both the countries are convinced कि yes, the trade ties or the relationship will be beneficial for both the countries, how the countries proceed is वो कुछ limited set of items और गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं. मान लीजिए अगेन ए एंड बी कंट्री हैं एंड दे हैव आइडेंटिफाइड दैट दे एक्सचेंज समवेयर अराउंड 20 गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अमंग्स देमसेल्फ. तो ये 20 गुड्स एंड सर्विसेज की वो लिस्ट बनाते हैं एंड इन 20 गुड्स पे दे डिसाइड कि हम या तो टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे या फिर टैक्सेस या टैरिफ्स या इम्पोर्ट ड्यूटीज चार्ज ही नहीं करेंगे. सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हो गया, प्रेफरेंस इज गिवन टू सर्टेन आइटम्स, सर्टेन गुड्स, सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो ये जो लिस्ट बनती है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में, इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव लिस्ट. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस पॉजिटिव लिस्ट के अंडर मेंशन्ड होते हैं उन पे दोनों कंट्रीज जब भी उन आइटम्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उस पे ड्यूटीज या टैक्सेस या तो चार्ज नहीं करेंगे या क्या करेंगे, लेसर रेट से चार्ज करेंगे. इससे ब्रॉडर होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. नाम से ही समझ आ रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब इसका स्कोप और ज़्यादा ब्रॉड होगा एज कम्पेयर टू द प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट. यहाँ पे एक लिस्ट बनती है जिसको बोला जाता है नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ये बिलीव किया जाता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कंट्रीज ए एंड बी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज ड्यूटी फ्री या फिर लेस ऑन टैक्सेस, मतलब उनके ऊपर कम टैक्सेस लगाए जाएंगे, रिड्यूस रेट ऑफ टैरिफ्स लगाए जाएंगे, एक्सेप्ट दोज आइटम्स जिनका मेंशन नेगेटिव लिस्ट में होगा. सो एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाती है एंड इनमें जो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के नाम होंगे, ठीक है ना, उसके अलावा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इट विल बी एट अ रिड्यूस रेट ऑफ टैरिफ और एट अ ड्यूटी फ्री रेट, मतलब आई मीन एट ड्यूटी फ्री. सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या बनती है, पॉजिटिव लिस्ट कि इन्हीं आइटम्स पर टैक्सेस रिड्यूस होगा. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है, टॉक्स अबाउट नेगेटिव लिस्ट, जहाँ पे जिन आइटम्स, भाई सारे आइटम्स बहुत ही रिड्यूस रेट पे होंगे एक्सेप्ट जो नेगेटिव लिस्ट में मेंशन्ड है. अब उससे अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में बात करें, उससे ज़्यादा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें कि चलो गुड्स एंड सर्विस से ऊपर उठते हैं और बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, या फिर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की, या फिर लेबर मूवमेंट की, या फिर स्टूडेंट मूवमेंट की, कि भाई इंडिया के बच्चे यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं तो क्या उन्हें वीज़ाज जो है वो स्मूथली मिल जाएंगे या प्रोसेस अभी भी कम्बरसम होगा, या इफ़ द लेबर फ्रॉम इंडिया वांट्स टू मूव टू यूके एंड वर्क इन द कंपनीज ओवर इन यूके तो क्या उनको वीज़ाज अलॉट, वर्क वीज़ाज अलॉट होंगे कि नहीं. सो जब इन मुद्दों पे भी बात करी जाती है और इनको भी अग्रीमेंट का पार्ट बनाया जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ सीपा, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. सो इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, इट इज़ समवेयर मच मोर बियॉन्ड and broader than the free trade agreement. Then comes the custom union. Custom union is basically ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके एक यूनियन बनाते हैं कि भाई मान लेते जैसे एक यूरोपियन यूनियन हो गया, तो ये सारे कंट्रीज आपस में जब कुछ ट्रेड करेंगे तो मान लीजिए नेदरलैंड्स में कोई सामान बना एंड इट इज़ बीइंग सेंट टू पेरिस, तो पेरिस उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा. क्यों? क्योंकि हम एक ही यूनियन के पार्ट हैं, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ. नहीं, अच्छा, दैट इज द फीचर ऑफ कॉमन मार्केट. द मोर ब्रॉडर देन द कस्टम यूनियन इज द कॉमन मार्केट, कि ये सारे कंट्रीज अग्री कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में, ठीक है ना, अगर कोई सामान आएगा तो सारे कंट्रीज, मान लीजिए चाइना पेरिस में कोई बैग भेजे बना के, या नेदरलैंड्स में भेजे, या फिर हंगरी में भेजे, तो ऑल ऑफ दीज विल लेवी वन सेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी अगेंस्ट द गुड्स कमिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है. इससे ब्रॉडर लेवल का इंटीग्रेशन होता है अंडर इकोनॉमिक यूनियन. ना व्हाट इज इकोनॉमिक यूनियन? इकोनॉमिक यूनियन है भाई जहाँ पे जो कंट्रीज हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ दैट यूनियन अग्रीज टू अलाइन देयर फिस्कल पॉलिसी अलॉन्ग विद द मॉनेटरी पॉलिसी.
तो जब सारे कंट्रीज जो उस यूनियन का पार्ट होंगे उसकी फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अलाइंड होती हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक यूनियन। और बहुत सारे बच्चे यूरोप को एज इकोनॉमिक यूनियन बिलीव या समझते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ तो अलाइंड है जितनी भी कंट्रीज forms the part of the European Union, but their fiscal policies are not aligned। भाई करेंसी एक ही चल रही है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ही है, ठीक है ना, जो गवर्न करता है, बट जो रिस्पेक्टिव, जैसे जर्मनी की फिजिकल पॉलिसी इज सर्टनली डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल पॉलिसी ऑफ नेदरलैंड्स, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं जो इंडिया एंड यूके के बीच में FTA साइन हुआ है। सो अब दैट हैज़ कम इन टू इफेक्ट। इट कंप्राइजेज, मतलब आपको ये डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू गिव यू सेंस ऑफ कंप्लीशन मैंने यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली है। सो इट कंप्राइजेज ऑफ 27 चैप्टर्स फोकसिंग ऑन डिफरेंट एरियाज of exchange between the two countries, not just limited to goods and services, but also talking about the labor rights and the movement of labor and the students across the border. Now what both the countries are hoping is to reach the bilateral trade between the two countries 260 billion in 120 billion in 2030 फ्रॉम 60 बिलियन विच स्टैंड्स इन द 2024। भाई दोनों कंट्रीज़ अगर इतना ट्रेड करेंगे तो दोनों कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, फॉरेक्स जो है एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर FTA टू टॉक एक्सप्लिसिटली अबाउट द लेबर राइट्स, जेंडर एंड एंटी करप्शन चैप्टर्स एंड द प्रैक्टिसेस, कि भाई करप्शन को रोकने के लिए आपस में ट्रेड में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होगा उसके लिए हमें क्या स्टेप्स, पॉलिसीज़ या अग्रीमेंट्स और फाइन ट्यून करने होंगे। तो बस इतना सा पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम कॉमन टर्म्स में भाषा में बात करें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जिनको फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो जो गाड़ियाँ हैं उनका जो इंडिया में ग्रेजुअली वो सस्ती हो जाएंगी। देन द विस्की कमिंग फ्रॉम UK, जैसे स्कॉटिश विस्की जो स्कॉटलैंड की विस्की होती है, ठीक है ना, वो ग्रेजुअली जो है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब उसके प्राइजेस जो है इंडिया में रिड्यूस हो जाएंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विल इट नॉट हैम्पर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स? तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक चीज़ यूज़ करी है विच इज़ कोटा, कि हम सस्ती विस्की या अच्छी विस्की एट अ चीपर रेट इंडिया में आने देंगे, बट अप टू अ लिमिट। व्हाट इज़ कोटा? यू आर डिफाइनिंग अ लिमिट कि टू एन एक्सटेंट कि जो विस्कीज़ हैं वो इंडिया में आ सकती है। तो ये तो हमने बहुत ही थियोरेटिकल बातें करी। अब थोड़ी सी मैक्रो लेवल पे चल के बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया UK फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, विच इज़, मान लेते हैं इस अग्रीमेंट को आप GS2 में, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर आता है, उसमें क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि भाई ये जो इंडिया UK फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी में शिफ्ट को शो करता है। हाउ इज इंडिया रिकैलिब्रेटिंग इट्स ट्रेड स्ट्रैटेजी इन इट्स पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड? तो इंडिया UK फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ऐसा क्या है जो इंडिया की ट्रेड स्ट्रैटेजी में एक शिफ्ट को दिखाता है? तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे प्री कोविड टाइम में इंडिया वॉज वेरी एप्रीहेंसिव इन एंटरिंग इनटू द अलायंसेस, जैसे RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, ठीक है, जहाँ से इंडिया बैकआउट कर गया था। एंड वन ऑफ द प्राइम रीजन वॉज इंडिया वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि अगर हम RCEP साइन करते हैं तो स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द डेयरी सेक्टर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा। बट नाउ इंडिया इज़ लुकिंग मोर टूवर्ड्स द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन हैविंग एन इनवर्ड लुकिंग अप्रोच जो प्री पैंडमिक टाइम में थी, ठीक है। प्लस नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन्स इंटीग्रेशन। जैसे अगर हमने लास्ट इकोनॉमी वीकली में देखा था, इंडिया ने रिसेंटली डायमोनियम फॉस्फेट के लिए भी एक अग्रीमेंट किया था। कौन से कंट्री से किया था ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट आई गेट टू नो तुम्हें याद है कि नहीं है, ठीक है। तो इंडिया, अगर आप देखोगे, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए कॉन्क्रीट एफर्ट्स ले रहा है।
जैसे लिथियम को सिक्योर, बिकॉज वी वांट टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स द क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके लिए लिथियम चाहिए। इंडिया में लिथियम नहीं है, तो लास्ट ईयर इंडिया ने लिथियम के लिए भी एक कंट्री के साथ अग्रीमेंट किया था। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? तो ये चेंज नहीं, इससे पहले तो ये सारे अग्रीमेंट्स हमने नहीं देखा कि इतने सारे बायलेटरल agreements या ties establish कर रहा हो इंडिया, but now that is a major change which can be seen with respect to India's trade policy. पहला क्या था, इनवर्ड लुकिंग से हम अपॉर्चुनिटी सीकिंग हो गए हैं, हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड थर्ड इज वी आर ट्राइंग टू सिक्योर आवर टाइज एंड सप्लाईज, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट क्या कर रहे हैं, हम हर जगह पुश कर रहे हैं मेक इन इंडिया को, कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट यूके वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में भी हमने इस तरीके से अग्रीमेंट को डिज़ाइन करने की कोशिश की कि जिससे किसको पुश मिले, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस है टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रावेस पोस्ट पैंडमिक। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट याद रखोगे, अगर उसको मैक्रो लेवल से कनेक्ट नहीं करोगे तो 2-3 बार में निकालोगे पेपर और न्यूज़पेपर को समझना तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम दिया हमने शुरू की 2 न्यूज़ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी व्हेन वी टॉक एट द मैक्रो लेवल। अब छोटी छोटी न्यूज़ एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम पावर मार्केट कपलिंग। तो इंडिया में 3 एनर्जी, अच्छा पहले सिलेबस मैपिंग बहुत ज़रूरी है भाई। सिलेबस मैपिंग में इसको कहाँ डालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। तो अब क्या होता है भाई, जैसे स्टॉक के लिए, स्टॉक्स खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे NSE BSE। सिमिलरली इंडिया में 3 पावर एक्सचेंजेस हैं। 3 पावर एक्सचेंजेस कौन से, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज हो गया विच इज़ HPX, एंड द नेक्स्ट इज द पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, पावर एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। सो बेसिकली इन तीनों पे ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्टली, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जिनकी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ से फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पावर मार्केट कपलिंग क्या हो रहा है, बेसिकली एक नया प्रोविज़न आया है जो कि 2026 में जाके इम्प्लीमेंट होगा कि अगर हमको मतलब जो कंपनीज हैं जो फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी परचेज करती है फ्रॉम दी स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द नेक्स्ट डे, सो अगर हमें नेक्स्ट डे के लिए बिजली खरीदनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज डे अहेड मार्केट, ठीक है। अगर हमें उसी वक्त के लिए बिजली खरीदनी है, वो रियल टाइम मार्केट होती है। नेक्स्ट डे के लिए खरीदनी होती है उसे डे अहेड मार्केट कहते हैं। तो डे अहेड मार्केट में जब हमको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है फ्रॉम आइदर ऑफ दीज एक्सचेंजेस, एनर्जी एक्सचेंजेस, तो ये कह रहे हैं कि हम अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं, आपको एयरलाइन टिकट बुक करानी है, या तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ कि स्पेसिफिकली मुझे इंडिगो या एयर इंडिया से फ्लाई करना है। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, ये जो ट्रैवल वेबसाइट्स होती है जैसे मेक माई ट्रिप, गो IBBO, उन पे जाते हो एंड दे वर्क एज एन एग्रीगेटर। आपको डिफरेंट जैसे मान लीजिए आई वांट टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, आई विल ओपन मेक माई ट्रिप, वहाँ पे जाके मैं डालूंगी दिल्ली टू बॉम्बे एंड दे विल प्रोवाइड मी मल्टीपल ऑप्शंस, अलग अलग टाइम प्रोवाइड करेगा, अलग अलग रेट्स प्रोवाइड करेगा, एंड देन प्रॉब्ली आई कैन सिलेक्ट कि मुझे कौन से कैरियर से एंड कौन से टाइम पे फ्लाई करना है, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्ट। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, बेटर प्राइस डिस्कवरी, मोर कन्वीनियंस, मोर ऑप्शंस, राइट। एग्जैक्टली वही चीज़ होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ एनर्जी इन द डे अहेड मार्केट, ठीक है। कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू तीनों एक्सचेंजेस पे जो बिजली बेची जा रही है इन द डे अहेड मार्केट, उसकी कोटेशन मिलेगी, सो दैट जो कंज्यूमर है वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकता है कि मुझे कितनी बिजली कौन से एक्सचेंज से खरीदनी है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पावर मार्केट कपलिंग। ये इम्प्लीमेंट कब होगा, अगले साल होगा, लेकिन इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ बिल्स ऑफ लेडिंग। तो बिल्स ऑफ लेडिंग क्या होता है, पहले सिलेबस मैपिंग देख लेते हैं, फिर इसका मतलब देखेंगे, और बिल्स ऑफ लेडिंग से रिलेटेड जो बिल आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिलेबस मैपिंग में अगेन इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर का भी पार्ट देख सकते हैं
अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। क्यों करने की कोशिश कर रही है? सो दैट जो शिप्स का टर्न अराउंड टाइम होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाता है, वो रिड्यूस किया जा सके। फटाफट शिप आए, सामान अनलोड हो, फिर सामान लोड हो एंड दे लीव द हार्बर। अलॉन्ग विद दैट लार्जर गोल क्या है हमारे को, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, एंड हर चीज़ को डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले रही है। तो बिल्स ऑफ लेडिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसके द्वारा प्रोवाइड करा जाता है? जो शिपिंग कंपनी होती है। तो शिपिंग कंपनी है जिसकी ये शिप है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बना के बाहर चाइना भेजती हूँ। तो जिस टाइम मेरा सामान लोड हो जाएगा ना शिप पे, तो ये जो शिपिंग कंपनी है मुझे क्या देगी? बिल ऑफ लेडिंग देगी कि भाई क्या क्या उसमें क्या क्या मेंशन होगा, कि व्हाट ऑल आइटम्स, भाई क्या स्पेसिफिकेशंस थे, मैंने क्या डाला है, कौन सी कंट्री में मुझे ये सामान भेजना है, एंड वैल्यू ऑफ दैट टोटल आइटम। तो ये शिपिंग कंपनी मुझे, जो कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे इशू करेगी। अब ये बिल्स ऑफ लेडिंग कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए एक एक्ट था जो कि प्री कॉलोनियल टाइम का था, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे, बना गए थे 1856 में, कि ये बिल्स ऑफ लेडिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। विद चेंजिंग टाइम, विद इकोनॉमीज इवॉल्विंग, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। सो बिल्स ऑफ लेडिंग को इम्प्रोवाइज करने के लिए एक बिल पास किया गया, ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस किया गया, वो बिल पास हो गया है। अब वो जब बिल पास हो जाएगा, जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी, तो जो बिल्स ऑफ लेडिंग पहले एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बनते थे, अब नए एक्ट के तहत बनेंगे वंस द असेंट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टू दिस बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, ठीक है। तो बिल्स ऑफ लेडिंग क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो शिपिंग कंपनी किसको देती है? एक्सपोर्टर को देती है। उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो इतना नहीं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोसेस को डिजिटाइज करने के लिए, एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस के पार आने के लिए, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ विच इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल 2-3 जो क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। इसको हमें सिलेबस से मैप करना हो, सो इट पर्टेन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कमीशन है विच इज़ कोडेक्स एलिमिनेटेरियस कमीशन। कमीशन का काम क्या है? बेसिकली फूड से रिलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रोल आउट करना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये जो कमीशन है ये किसके द्वारा बनाई गई है? इंटरनेशनल बॉडी है विच एस्टैब्लिश्ड in 1963 by FAO and WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या करते हैं? फूड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं एट द ग्लोबल लेवल, उसको रोल आउट करते हैं कि कितना उसमें प्रेजर्वेटिव लेवल कितना होना चाहिए, कितने ज़्यादा सॉल्ट लेवल उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड कितना यूज़ होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना। फूड सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को रोल आउट करते हैं। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या थी वो हमें इतना ज़रूरी नहीं है जानना। क्या इस कमीशन का मेंबर इंडिया मेंबर है? बिल्कुल है। टोटल 189 मेंबर्स हैं विच इज़ 188 कंट्रीज़ एंड द एंटायर यूरोपियन यूनियन। इंडिया मेंबर 1964 से ही है, ठीक है। एंड इसका बेसिकली फंक्शंस क्या है? सेट्स इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी इसमें पता नहीं करना है। नाउ स्टूडेंट्स, आई रियली वॉन्ट यू टू डाउनलोड द वर्कशीट बिफोर आई एंड द टूडेज वीडियो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं आजकल इंस्टाग्राम पे भी यूपीएससी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बड़े डिफरेंट पोस्ट डालती रहती हूँ, सो मेक श्योर यू गो थ्रू देम ऑल्सो, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया को वाइजली यूज़ कर रहे हो then definitely it can provide you lot of exposure, lot of good content. बट अगर आप वही रील्स देख रहे हो जहाँ पे एंट्री देख रहे हो और बिना मेहनत करे बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं या हीरो हीरोइंस को फॉलो कर रहे हो, आई थिंक इट विल नॉट मेक मच ऑफ सेंस. सो यूज सोशल मीडिया वाइजली so that it proves beneficial for you. So by that virtue, my name of my Instagram handle is Nankinomics. I
Also, in order to stay in touch, you can drop me a message over there, and I'll see you soon in the Economy Weekly session next week. Till then, keep studying and God bless you all.